हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान सुजस। और राजस्थान सुजस का जो नवंबर दिसंबर का जो संयुक्तांक है उसके जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट का आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो है वो है 4 साल चहुमुखी विकास। तो 4 साल का जो सरकार का कार्यकाल है उसके अंदर सरकार ने क्या क्या इनोवेशन किए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उन सभी पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली चीज है मेगा जॉब फेयर। मेगा जॉब फेयर, जॉब फेयर जैसे शब्द से ही पता चलता है कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक जो मेला लगाया गया सरकार के द्वारा। मुख्य रूप से इसका जो जयपुर है वो मेला प्रसिद्ध रहा। और इसमें इसकी विशेषता क्या रही कि इस मेले के अंदर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ये आयोजन किए गए। और सबसे मेन चीज क्या है कि यहाँ जो नामी गिरामी फेयर्स के नामिक जो कंपनियां हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया। और मौके पे ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मौके पे ही जो है वो युवाओं को इसमें रोजगार प्रोवाइड करवाया गया। तो ऑन स्पॉट प्लेसमेंट यहाँ पे किए गए मेगा जॉब फेयर के माध्यम से। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है अपना आईटी जॉब फेयर। जिस तरह से मेगा जॉब फेयर है उसी तरह से आईटी जॉब फेयर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी सेक्टर में जो युवा करियर बनाने के इच्छुक हैं उन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 11 से लेकर 13 नवंबर 2022, एक तो ये तारीख अपन याद रखें, 11 से 13 नवंबर 2022 को यह आयोजन हुआ। और आईटी जॉब फेयर का जो आयोजन हुआ वो जोधपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। आईटी जॉब फेयर जो है उसका आयोजन 11 से 13 नवंबर 2022 को हुआ और वो कहाँ पे हुआ? जोधपुर में हुआ। ठीक है। और इसमें लगभग 250 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां पर जो आईटी के सेक्टर के क्षेत्र में जो युवा जो ट्रेंड है उनको ऑन द स्पॉट सिलेक्शन किया गया। ऑन द स्पॉट इनका सिलेक्शन किया गया। तो मेन चीज याद रखने वाली क्या है कि एक तो जोधपुर में हुआ आईटी जॉब फेयर का आयोजन और दूसरा उसका आयोजन 11 से लेकर 13 नवंबर 2022 के बीच में हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट में चलते हैं। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज की सरकार के द्वारा हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल दी गई है। तो कोई बड़ा डेटा नहीं है जो अपनी याद रखें। हाँ, एक चीज अपन जरूर याद रख सकते हैं, एक होती है जैसे मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करें तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, बाकी 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज है। तो वो 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, और दूसरा है राजसमंद। प्रतापगढ़ और राजसमंद, ये 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज अभी नहीं है, बाकी 31 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुकी है। तो ये डेटा आप इसके साथ याद रखें। अगला है मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना। प्रदेश की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए, जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की। और इस योजना का जो नाम है वो नाम है जागृति बैक टू वर्क। जागृति बैक टू वर्क। देखिए, इसमें क्या है कि कोविड के कारण या अन्य परिस्थितियों के कारण जो महिलाएं काम पे नहीं जा सकती उनको निजी सेक्टर के माध्यम से, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सरकारी नौकरी नहीं है, निजी सेक्टर के माध्यम से इनको जो है इन महिलाओं को सरकार जो है वो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करा रही है किसके माध्यम से? निजी सेक्टर के माध्यम से। और लगभग 15,000 महिलाओं को इसके तहत रोजगार उपलब्ध कराने का टारगेट है। यानी वो महिलाएं जो ट्रेंड है, काम करती थी लेकिन किसी कारणवश घरेलू परिस्थितियों के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया है, तो सरकार उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना लेके आई और निजी सेक्टर के माध्यम से लगभग 15,000 महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अगली है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। ध्यान रखना है, सभी राजकीय विद्यालयों में, चाहे वो पहली क्लास का छात्र हो चाहे 12वीं क्लास का छात्र हो, सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के 2 सेट जो है वो इसके तहत निःशुल्क दिए जा रहे हैं। इस योजना में सभी जो राजकीय विद्यालय, इसमें जब अपने पास जब ट्यूशन आएगा तो वो अलग अलग फॉर्मेट में आता है कि जैसे सेंटेंस दे दिया जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वहां हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि सारे राजकीय विद्यालय जो है ना सभी में ये है। और प्रत्येक विद्यार्थी को कितने यूनिफॉर्म दी जा रही है? तो 2 सेट यूनिफॉर्म इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को दी जा रही है। अगला है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, देखिए ये योजना जो है वो राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को किनको दूध पिलाया जाएगा? हर मंगलवार और शुक्रवार को दूध वितरण किया जाएगा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको
दो सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 2 दिन, वो दिन कौन से निर्धारित है, मंगलवार और शुक्रवार, इनको जो है वो दूध वितरण किया जाता है। तो ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, पिछले वीडियो में हमने इसको काफी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। देखिए सरकार ने एक योजना चलाई थी IM शक्ति, IM शक्ति नाम से एक स्कीम चली थी। और ये जो IM शक्ति स्कीम है उसमें लगभग 5 स्कीमों को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो उसी में से एक है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, यानी बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए योजना शुरू की गई। इसमें क्या होता है कि जो बालिकाएं और जो महिलाएं हैं उनको कंप्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण इसके तहत प्रदान किया जाता है। RKCL द्वारा इसमें बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दी जाती है RKCL के माध्यम से। इसके साथ साथ GST, टैली और वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण, स्पोकन इंग्लिश, ये इस प्रकार के। और इसके साथ साथ जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, व्यक्तित्व प्रशिक्षण का कार्य, जो व्यक्तित्व विकास का जो कार्य है वो भी इसके अंदर करवाया जाता है। तो महिलाओं को इसके माध्यम से अलग अलग ट्रेनिंग देकर उनके कौशल में वृद्धि की जाती है, ताकि महिलाएं जो है वो कार्य कर सके और सशक्त बन सके। तो इसके लिए सरकार ने IM शक्ति योजना चलाई, जिसमें 5 योजनाएं सम्मिलित थी, ठीक है। और उन्हीं में से एक योजना है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। नेक्स्ट में हम चलते हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि ये जोधपुर में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित हुआ है, जोधपुर में। इस IT फिनिशिंग स्कूल में युवा IT के क्षेत्र में एडवांस और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। देखिए जो यूथ हैं उनको एडवांस जो टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देने के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण देने के लिए या पढ़ाई करवाने के लिए जो है ना, ये इसकी स्थापना की गई है। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो 400 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, और एक चीज आपको याद रखनी है कि ये कहाँ बन रहा है, जोधपुर में बन रहा है। तो इसके अंदर जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज है, जैसे अलग अलग जो अपने RS के सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया गया, जैसे बिग डेटा है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उन सब का इसमें क्या करवाया जाएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का अध्ययन इसके अंदर करवाया जाएगा। इस स्टेट पब्लिक इंस्टीट्यूट के अंतर्गत 4 प्रकार के, ये याद रखना है, इसमें 4 प्रकार के स्पेशलाइज्ड कोर्स जो है वो प्रस्तावित किए गए हैं। और इसकी नींव जोधपुर में 13 नवंबर 2022 को रखी जा चुकी है। इसकी नींव जो है वो 13 नवंबर 2022 को रखी गई है। 4 प्रकार के जो कोर्स हैं इसके अंदर करवाए जाएंगे, जो और इमर्जिंग ट्रेंड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उससे रिलेटेड इसमें अध्ययन करवाया जाएगा, ठीक है। अगला है राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2011। क्योंकि सरकार ने पहले जो है वो 2011 में सरकार एक एक्ट लेके आई थी, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, ये एक्ट कब आया था, ये आया था 2011 में। 2011 में अगर आप तारीख भी याद रखना था कि 14 नवंबर 2011 को क्या आएगा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम। इसके अंतर्गत क्या था कि इस एक्ट के तहत जो कार्य है, जो सरकारी कार्य है, कार्य कौन से, सरकारी जो कार्य हैं, उन सरकारी कार्यों का एक निश्चित समय में करने के लिए जो है वो निश्चित समय में सरकारी कार्य करने का नियम इसमें था। और अगर नहीं करते तो इसमें जो सरकारी कर्मचारी है उस पर शास्ति भी इसके अंदर आरोपित होती। अब सरकार एक नया एक्ट लाने जा रही है, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें तय होगी कि किस कार्य को कौन आदमी कर रहा है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस विधेयक को अंतिम रूप सरकार के द्वारा दे दिया गया है और सार्वजनिक अवलोकन के लिए यह उपलब्ध कराया गया है। वही वर्तमान में जो यह जनता के अवलोकन के लिए यह एक्ट उपलब्ध करवाया गया है और लोगों से सुझाव और आक्षेप जो है वो इसमें आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं स्टोन मार्ट प्रदर्शनी।
स्टोन मार्ट प्रदर्शनी। देखिए स्टोन मार्ट प्रदर्शनी क्यों की गई? खनन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय स्टोन प्रदर्शनी स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन किया गया 10 से 13 नवंबर 2022 को। देखिए जयपुर में ये हुई और यहाँ पर जो है वो कब हुई? 10 से 13 नवंबर को। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और इसका नाम था स्टोन मार्ट 2022। स्टोन मार्ट 2022 किस चीज के लिए की गई? खनन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए ये की गई। इसके साथ साथ बहुत चर्चित चीज ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकार ने 22-23 के बजट में जो है इसकी घोषणा की थी और 1 जनवरी 2004 के बाद में जो भी नए कार्मिक लगते हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन इस घोषणा के बाद में सरकार ने जो है उनकी पूर्व पेंशन बहाल कर दी है। इसके साथ साथ राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, जो संविदा कर्मी जो सरकारी कार्यालयों में संविदा के रूप में कार्यरत हैं उनको परमानेंट करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए सरकार ने राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लेके आई और इसके तहत 1,10,000 संविदा कर्मियों को सरकार नियमित करने जा रही है। अगला है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है। इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है कि सिलिकोसिस रोग किससे होता है? जो पत्थर का काम करते हैं, पत्थर को पीसने का काम करते हैं, तो उसको पीसने के काम करने से ये जो पत्थर का जो पाउडर है वो क्या कर देता है? फेफड़ों में चला जाता है। पत्थर का पाउडर फेफड़ों में चला जाता है और वो आदमी सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा लोगों में सामने आई, इसलिए सरकार ने एक नीति लेके आई 2019 में। इसमें यह है कि यदि कोई आदमी सिलिकोसिस से क्या होता है? ग्रसित हो जाता है। सिलिकोसिस से जैसे आदमी पीड़ित होता है तो पीड़ित होते ही उसको जो है वो सरकार द्वारा 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने जो फाइनल कर दिया कि व्यक्ति सिलिकोसिस पीड़ित है तो सरकार के द्वारा उसको 3 लाख का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिजन हैं उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, और उसके अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है। अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उसकी पत्नी को जो है वो विधवा पेंशन के रूप में 1,500 रुपए की पेंशन मिलती है और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों को पालनहार का लाभ प्राप्त होता है। तो ये जो स्कीम है राजस्थान सिलिकोसिस नीति, इसके तहत ये सारी चीजें हैं वो देखने वाली चीजें हैं कि पत्थर पीसने वालों को जो पाउडर है वो फेफड़ों में चला जाता है, उससे ये रोग होता है। और सिलिकोसिस आदमी यदि सिलिकोसिस से पीड़ित होता है तो उसके लिए 3 लाख का प्रोविजन किया गया सरकार के द्वारा। अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख का प्रोविजन किया गया और उसके अंतिम संस्कार के लिए जो सरकार है उन्होंने 10,000 की व्यवस्था इसमें की है। इसके अलावा विधवा पेंशन उसको प्राप्त होती है लगभग 1,500 रुपए और बच्चों को जो है वो पालनहार योजना का लाभ इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, सरकार ने अब तक 768.54 करोड़, ये अगर आप डेटा याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 768.54 करोड़ रुपए की सहायता इस योजना में दे दी है। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। देखिए आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग की कन्याएं हैं उनको विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सरकार ये योजना लेके आई, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। इसमें 3 प्रकार की चीजें दी जाती है, 31,000, 41,000 और 51,000। 31,000 जो है वो दिया जाता है कि यदि 18 वर्ष बाद विवाह होता है और जो जैसे बीपीएल है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उत्कर्ष खिलाड़ी है, इन सब के लिए इसमें है तो उनको 18 वर्ष की आयु में विवाह होने पे 31,000 रुपए दिए जाते हैं। यदि बच्ची 10वीं पास है तो फिर उसको 41,000 रुपए दिए जाते हैं और यदि स्नातक है तो फिर 51,000 रुपए की राशि उसमें दी जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, जो आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग हैं उनकी जो बच्चियां हैं उनको इसके तहत सहायता दी जाती है। और अब तक के इसके अगर हम देखें तो 48,269 लाभार्थियों को राशि दी जा चुकी है, जिसकी जो 165 करोड़ रुपए, इसमें इस योजना में अब तक 165 करोड़ रुपए
दिए जा चुके हैं। इसके अलावा है जैसे छात्रवृत्ति है, ये कोई विशेष नहीं है, छात्रवृत्ति चलती है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से निःशुल्क इलाज। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना राजस्थान की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम है और प्रत्येक परीक्षा में इसमें से जो है क्वेश्चन आता है। सबसे पहले चीज, ये राजस्थान की फ्लैगशिप स्कीम है, राजस्थान की फ्लैगशिप जो स्कीम है उसके अंतर्गत ये आती है। तो इसमें क्या है कि समस्त राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर और इंडोर दवाइयां एवं जांच सहित समस्त इलाज निःशुल्क तथा निजी अस्पतालों में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का इलाज। अब ये आपको ये डाटा याद रखना है कि 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो इस योजना में बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अब तक 3278 करोड़ रुपए का अनुदान, अगर ये डेटा भी है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कि 3278 करोड़ रुपए का अनुदान जो है वो इस योजना में अब तक मिल चुका है। पालनहार योजना है अगली। अनाथ और अन्य पात्र बच्चों को पात्रता अनुसार 500 से लेकर 25 रुपए प्रति माह तक आर्थिक सहायता इसमें दी जाती है। देखिए पालनहार योजना में क्या होता है कि पालनहार योजना में जैसे पिता की मृत्यु हो गई, एड्स पीड़ित है, माता पिता पूरी तरह जेल में है, तो उनको लिए अगर 0 से 5 साल का है बच्चा तो उसको 1500 रुपए का प्रावधान है, और अगर 5 से लेकर 18 साल तक का बच्चा है तो उसके लिए 2500 रुपए का प्रावधान। ठीक है, ये याद रखना अपने को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बच्चे जो है वो विद्यालय जाने चाहिए, विद्यालय जाना जरूरी है, बच्चों का विद्यालय जाना जरूरी है। तो इसके तहत जो है अब तक 2235 करोड़ रुपए की 2235 करोड़ रुपए की जो सहायता है वो इस योजना के तहत, पालनहार योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई है। अगर मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए, देखिए जब कोविड आया तो कोविड के अंदर सरकार ने 2 प्रकार की चीजें बनाई थी। मैं अपन सीधा ले लेते हैं इसको। कोविड के अंदर अगर डेथ हो गई किसी की तो 2 सेक्टर है इसमें, जैसे एक तो विधवा महिला है और एक अनाथ बच्चे, एक तो विधवा महिला और एक अनाथ बच्चे। तो सरकार ने क्या किया कि विधवा महिला के लिए क्या प्रोविजन किया, 1 लाख रुपए उसको एक मुफ्त मिलता, 1 लाख रुपए मिलते और 1500 रुपए प्रति माह पेंशन। ठीक है, 1500 रुपए प्रति माह पेंशन। अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए एक मुफ्त, 18 वर्ष की उम्र तक प्रति माह 2500 रुपए की सहायता और 18 पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए। देखिए इसी तरह अनाथ बच्चों को क्या मिलता, अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए तुरंत मिलते और 18 वर्ष के होने पर, 18 वर्ष होने पर एक साथ कितने रुपए मिलते, 5 लाख। ठीक है, और इसके साथ साथ 2500 रुपए प्रति माह जो है वो किस आधार पर मिलते हैं, 18 वर्ष तक, इस उम्र तक। तो अगर 1 लाख अथवा मिल जाते, 18 वर्ष होने पर 5 लाख मिलते हैं और इसके साथ साथ 2500 रुपए प्रति माह। ये सरकार जो है वो कोविड के समय मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लेके आई थी कि कोविड में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो महिला है विधवा तो फिर उसके बच्चों को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अब बच्चे अनाथ हैं, हो गए, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई तो फिर उनके लिए ये प्रोविजन किया गया था। अगला है इंदिरा रसोई योजना। 957 इंदिरा रसोइयों में 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है और 17 रुपए प्रति थाली सरकार के द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। ये 2 चीजें आपको रखनी है। टोटल संख्या अभी कितनी हो गई, 957। पहले 300 कुछ थी लेकिन अभी सरकार ने बढ़ा दी है, तो इंदिरा रसोइयों की संख्या पूछी जा सकती है। इंदिरा रसोई योजना में जो रसोइयां संचालित है उनकी संख्या कितनी है, 957 है। वहां 8 रुपए में वहां पौष्टिक भोजन जो है वो दिया जाता है और सरकार ने इसके लिए कितना अनुदान दे रखा है, 17 रुपए, यानी 25 रुपए की एक थाली होती है। लेकिन उस 25 रुपए की थाली में क्या है, 25 रुपए की थाली की जो कॉस्ट है उसका 17 रुपए तो कौन देती है, सरकार, और 8 रुपए है वो जो आदमी खाना खा रहा है वो आदमी दे रहा है। ठीक है, और टोटल जो है वो 957 इंदिरा रसोइयां वर्तमान में संचालित है। तो ये डेटा अपने को याद इसमें रखना है। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। पिछले वीडियो में काफी डिस्कस किया है कि मनरेगा की तर्ज पर, जैसे नरेगा में 100 दिन दिए जाते हैं रूरल क्षेत्र में, मनरेगा कहाँ चलती है, ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, और ये किस क्षेत्र के लिए है, शहरी क्षेत्र के लिए। तो नरेगा की तर्ज पर शहरों में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो है
वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना संचालित सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, इसमें 3,33,000 जॉब कार्ड अब तक जारी किए गए। ये याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि जॉब कार्ड रोज बनते रहते हैं और अपडेटिंग होती रहती है। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इस योजना में देखिए क्या है कि पुरुष अभ्यर्थियों को 4,000 रुपए व महिला तथा विशेष योग्यजन और ट्रांसजेंडर श्रेणी को 4,500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। जो बेरोजगार हैं उनको संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने 2 कैटेगरियां दी है कि पुरुष जो है उनको तो 4,000 रुपए मिलते हैं और महिला है, महिलाएं हैं, महिला के साथ साथ विशेष योग्यजन है और ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए, ये 3 प्रकार के जो लोग हैं उनको 4,500 रुपए इस योजना में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। अभी सरकार ने जो है इसमें इंटर्नशिप और ट्रेनिंग वाला प्रशिक्षण और इंटर्नशिप वाला कार्यक्रम जो है वो भी इसमें रखा है। प्रतिरोज 4 घंटे की जो है वो इंटर्नशिप इसमें जरूरी की गई है। तो हम पहले इस पर काफी डिस्कस कर चुके हैं और जो अपना वीडियो है इसका फ्लैगशिप स्कीम का उसमें भी हम इसको देखेंगे। आगे है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत देखिए सबसे पहले 15,000 युवाओं को प्रति वर्ष जो है वो IAS, RS और जो अन्य जो नौकरियां हैं उनके लिए क्या किया जाता है, अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री आपको यहाँ से यही याद रखना है कि 15,000 जो छात्र छात्राएं हैं, 15,000 युवा हैं, उनको इसके तहत जो सिविल सर्विसेज हैं या और जो नौकरियां हैं उनकी तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। सस्ती घरेलू बिजली, तो 38.34 लाख परिवार हैं जिनका बिजली का बिल शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि 50 यूनिट तक जो है वो सरकार ने क्या कर दिया, 50 यूनिट तक फ्री कर दिया। तो जिनका इतने से कम रह रहा है उनका बिजली का बिल क्या हो गया, शून्य हो गया। इसके अलावा किसानों को सस्ती बिजली, कृषि बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं की गई। 16,000 करोड़ रुपए का वार्षिक अनुदान जो है वो किसानों को दिया गया। अब उसके बाद में एक महत्वपूर्ण स्कीम आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। देखिए इसमें क्या है कि जो किसान है, किसानों को 1,000 प्रति माह, यानी एक साल में कितने हो गए, 1,000 गुणा 12, तो 12,000 रुपए वार्षिक जो है वो अनुदान दिया जाता है। तो किसान का अगर बिजली का बिल 1,000 तक आ रहा है तो उसका बिल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि सरकार 1,000 का अनुदान दे रही है। लेकिन अगर 1,000 से ज्यादा आ रहा है तो वो बिल भी उसको भरना आगे पड़ेगा। तो किसानों को कृषि बिजली कनेक्शनों पर 1,000 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और लगभग 1,400 करोड़ रुपए का जो है वो इसमें सरकार पे खर्चा आ रहा है। वार्षिक खर्चा जो है वो कितना है, 1,400 करोड़ रुपए इसमें आ रहा है। इसके अलावा आगे हम चलते हैं उड़ान योजना। उड़ान योजना में बालिकाओं और महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दिए जाते हैं और अब तक 1.45 करोड़ किशोरियों और महिलाओं को ये दे दिए जा चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था उड़ान योजना काफी अच्छी तरह से। तो इसमें प्रति माह कितने सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, 12 दिए जाते हैं और लगभग 1.45 करोड़ जो महिलाएं और किशोरियां हैं उनको अब तक ये दिए जा चुके हैं। तो ये चीज अपने को याद रखनी है। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन इसको माना गया है। लगभग 30 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया। कितने लोगों ने, 30 लाख लोगों ने भाग लिया और उसमें 10 लाख महिलाएं थी, 10 लाख महिलाएं थी। और इसके अंतर्गत कितने प्रकार के खेल थे, तो 6 प्रकार के खेल इसके अंतर्गत शामिल थे। 3 स्तर पे ये हुए, आगे हम इसको डिटेल में और पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। देखिए दुग्ध उत्पादकों को संबल प्रदान करने के लिए सरकार ने फरवरी 2019 से इस स्कीम को शुरू किया था और उस समय 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था। कितना रुपए, 2 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता। लेकिन इस बजट में सरकार ने इसको बढ़ा के, इस 2 रुपए को बढ़ा के कितना कर दिया, 5 रुपए कर दिया। अब सरकार किसानों को दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत 5 रुपए का अनुदान देती है और
18 करोड़ रुपए का अनुदान इसमें अब तक दिया जा चुका है। तो फरवरी 2019 में शुरू हुई मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत सरकार जो है वो 2 रुपए का अनुदान देती थी, लेकिन वर्तमान में ये अनुदान बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 रुपए कर दिया। स्टार्टअप के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी, देखिए जो नए स्टार्टअप हैं अपना धंधा जमाना चाहते हैं उनके लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी यानी उनके लिए संपूर्ण तैयारी करके देने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में नॉलेज इनोवेशन हब जो है वो स्थापित किए गए हैं। सितंबर की जो अपनी थी सुजस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विशेषण, उसके अंदर हमने इस चीज को काफी डिस्कस किया है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं। अगला है भारत जोड़ो सेतु। देखिए अब यही पूछा जाएगा कि ये कहाँ है, तो 250 करोड़ रुपए की लागत से सोडाला एलिवेटेड रोड भारत जोड़ो सेतु प्रदेश की जनता को लोकार्पित किया गया। तो कितनी राशि लगी, 250 करोड़ रुपए लगी, और कहाँ पे है, जयपुर में। जयपुर में जो है वो सोडाला के पास जो है वो एलिवेटेड सड़क है, उसका नाम दिया गया भारत जोड़ो सेतु। इसके अलावा शांति एवं अहिंसा विभाग, महात्मा गांधी के जो मूल्य हैं उनका प्रचार करने के लिए सरकार ने जो है अलग से एक विभाग का गठन किया है, और उस विभाग का नाम है महात्मा शांति एवं अहिंसा विभाग। और ये करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि ये करने वाला जो राजस्थान यानी शांति एवं अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला राजस्थान जो है वो देश का प्रथम राज्य है। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। देखिए कोई किसान खेत में काम करता है और खेत में काम करते समय अगर वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उस दुर्घटना की स्थिति में उसके लिए सरकार के द्वारा प्रावधान इस योजना के तहत किए गए हैं कि वर्तमान में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 लागू की गई है, 2009 से स्टार्ट है। इसमें क्या है कि कृषक मजदूर को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय मतलब खेत में काम कर रहा है तो भी, और इसके अलावा अगर विपणन यानी बाजार में बेचने गया है तो भी, मंडी में, ठीक है, उस स्थिति में भी अगर दुर्घटना हो जाती है और मृत्यु हो जाती है या कोई स्थायी अपंगता उसमें आ जाती है तो उसको 2 लाख रुपए तक का जो है वो इसमें प्रोविजन किया गया। 2 लाख रुपए तक की राशि किसान को के परिवारजनों को दी जाती है। और यदि अंग भंग हो जाता है तो इसमें 5,000 से लेकर 50,000 तक की राशि इसके तहत दी जाती है। यानी मृत्यु या की स्थिति में तो 2 लाख रुपए है, और अंग भंग की स्थिति में जो है ये राशि बढ़ा के कितनी राशि दी जाती है, 5,000 से लेकर 50,000 तक। जैसे 1 अंगुली पर 5,000, 2 पे 10,000, 3 पे 15, 4 पे 20,000, इस तरह से इसमें अलग अलग प्रोविजन इसमें किए गए हैं। तो ये जो किसान है उन किसानों को मतलब एक तरह से बीमा टाइप जो है वो स्कीम इसके अंदर लागू की गई। अगला है किसान कल्याण योजना। देखिए जैसे इंदिरा रसोई योजना है उसी तरह से किसान कल्याण योजना संचालित की जा रही है। 2014 से ये योजना संचालित की जा रही है। इसकी सबसे खास विशेषता क्या है कि यदि कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में किसान अपनी कृषि जिंसों को बेचने के लिए आते हैं और मंडी समिति में जो कार्यरत जो पंजीकृत हमाल हैं, पल्लेदार हैं, उनको इस योजना के तहत 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। देखिए इंदिरा रसोई योजना में जो है वो कितने रुपए लेते हैं, 8 रुपए लेते हैं, लेकिन इस योजना के तहत किसान कल्याण योजना के तहत 5 रुपए में पौष्टिक भोजन जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाया जाता है। अगली है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। जो मंडी में जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उनके लिए योजना शुरू की गई है। इस योजना में महिला अनुज्ञप्ताधारी को प्रसूति के समय 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि और पितृत्व अवकाश के रूप में 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है और उसने अनुज्ञप्ताधारी यानी वो लाइसेंस शुदा है, इसमें मंडी से रजिस्टर्ड है, तो डिलीवरी के समय, प्रसव के समय उसको 45 दिन की जो है वो क्या मिलती है, छुट्टी मिलती है। और जो उसका जो बच्चे का जो पिता है उसको 15 दिन का पितृत्व अवकाश इसके तहत प्रदान किया जाता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त विवाह के समय सहायता, जैसे पुत्री का विवाह होता है तो 51,000 रुपए की सहायता भी इसके तहत प्रदान की जाती है। मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा सहायता राशि, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इसके तहत प्राप्त
होती है। अगला है कृषक उपहार योजना 2022, महत्वपूर्ण स्कीम है। देखिए, अगर कोई किसान अपनी जो उपज है उसको ई नेम के माध्यम से ऑनलाइन बेच रहा है, ठीक है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। कृषि उपज को ई नेम के माध्यम से विक्रय करने और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु तो किसान जो है वो ई नेम के माध्यम से बेचे और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करे, उसको प्रेरित करने के लिए कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से। और दूसरा टारगेट क्या है कि बिचौलिए जो है वो उनकी राशि नहीं हट सके और कृषकों को अपनी जो उपज है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। इन दो कारणों से ये योजना शुरू की गई है। और ऐसे किसान जो इस तरह से काम करते हैं उसको उनके लिए उपहार की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है, इनाम इसके तहत दिया जाता है, ठीक है। इसके तहत इनाम दिया जाता है। अगला है अपना वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना फोस्टर केयर। इसमें क्या होता है कि पारिवारिक देखभाल से वंचित 0 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा वात्सल्य योजना लागू की गई। मतलब ऐसे बच्चे जिनके पास पारिवारिक देखभाल की व्यवस्था नहीं है, वो उससे वंचित हैं, तो उनको वैकल्पिक जो है वो परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं, उनकी जो देखभाल करते हैं, उन पोषक माता पिता को एक निश्चित अवधि तक 2000 रुपए प्रति माह दिया जाता है और अब तक 41 बच्चों को इसके तहत लाभान्वित किया जाता है। मतलब इसमें क्या है कि प्रति बच्चे को जो भी पालन पोषण किया जाता है उसको प्रति माह कितनी राशि दी जाती है, 2000 रुपए की राशि प्रति माह दी जाती है। और अब तक 41 बच्चों को जो है वो इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इसमें क्या है कि जो बच्चे अपने पारिवारिक देखभाल से वंचित है, तो कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अगर उनको परिवार की तरह पालना चाहे तो उनके लिए ये जो है योजना शुरू की गई है। इसके आगे है उत्कर्ष योजना। उत्कर्ष योजना में क्या है, वही 18 वर्ष से कम आयु की देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से क्या है कम है, 18 वर्ष से कम है और उनको देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। ऐसे बालक और बालिकाओं को संस्थागत देखरेख की जगह पारिवारिक वातावरण में देखरेख के लिए उनके जैविक या विस्तारित परिवार, जैसे मान लीजिए कि उनके माता पिता तो नहीं है लेकिन उनके जैविक और विस्तारित परिवार में, जैसे मान लीजिए उनके कोई चाचा चाची हैं या उनकी कोई बुआ है या दादी है या नाना नानी, कोई भी मतलब उनके परिवार में कोई भी व्यक्ति अगर उनको रखने के लिए तैयार है, पारिवारिक वातावरण उनको देने के लिए तैयार है, तो उनके लिए सरकार जो है वो सहयोग प्रदान करती है। अलग से उनके लिए प्रोविजन सरकार के द्वारा किए गए हैं और 191 बच्चों को जो है वो इसके तहत किया जाता है। देखिए ऊपर वाला अलग चीज है। वात्सल्य योजना में क्या है कि वात्सल्य योजना में वो बच्चे आते हैं जिनको कोई अपनी स्वेच्छा से पालता है, लेकिन उत्कर्ष योजना में क्या आता है, उत्कर्ष योजना में उनके जैविक और विस्तारित परिवार के द्वारा ही पाले जाते हैं। उन बच्चों को दूसरे लोग नहीं पाल रहे होते हैं, बल्कि उनके परिवार के जो लोग हैं वही उनका पालन पोषण करते हैं, ठीक है। अगला है गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। इसके तहत क्या होता है, 0 से 18 वर्ष की आयु के जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर जो है वो बने हुए हैं। उन योजना ये संस्थान बने हुए हैं, ये केंद्र बने हुए हैं, उन संस्थानों में जो है इन बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। तो 3 प्रकार की योजनाएं अपने पास आई है। एक वात्सल्य योजना, इसमें क्या होता है, तो इसमें हमने देखा कि इसमें वो बच्चे जिनको संरक्षण की जरूरत है और कोई वैकल्पिक परिवार के रूप में उनकी देखभाल करता है तो उनको सरकार 2000 रुपए प्रदान करती है। उत्कर्ष योजना, तो संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे अगर अपने जैविक और विस्तारित परिवार में यानी खुद के ही परिवार के किसी सदस्य के साथ जो है वो रहते हैं तो उनको सरकार जो है वो अलग से सहयोग प्रदान करती है और 191 बच्चों को अब तक ये प्रदान किया गया। और तीसरा गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, तो वही 0 से 18 वर्ष के बच्चे जिनको संरक्षण की आवश्यकता है तो उनको जब कोई नहीं रखता तो उनके लिए अलग से गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर संस्थान फैसिलिटी का संचालन किया जाता है
और 2021 में इसको प्रारंभ किया गया था और इसके तहत 129 बच्चों को जो है वो अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। तो ये 3 प्रकार की वात्सल्य, उत्कर्ष और गौरवधाय ग्रुप फॉस्टर केयर योजना सरकार के द्वारा संचालित है। अगला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम। तो सरकार 2016 में ये अधिनियम लेके आई और ये जो अधिनियम है उसको 24 जनवरी 2019 को प्रकाशित भी किया जा चुका है। इसमें क्या है कि जो दिव्यांग जन है उनको सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है वो 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4%। 3% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 4%। किसमें, सरकारी नौकरियों में। विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण है वो इस अधिनियम के तहत बढ़ाकर कितना % कर दिया गया, 4% किया गया। तो ये एक अलग से उनके लिए ज्यादा सुविधा होगी। इसके अलावा सरकार के द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। ये जो योजना है वो सभी वर्गों के लिए है, सॉरी ये SBC के लिए है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लिए। इसमें 2423 स्कूटियों का छात्रों को, ये संख्या अपने को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ये मेन ये है कि ये जो है वो स्कूटी वितरण की योजना है वो SBC की जो छात्राएं हैं उनके लिए इसकी ली गई है। लेकिन एक फिर सरकार ने शुरू की कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। ये योजना सभी वर्गों के लिए, ये योजना सभी वर्गों की छात्राओं के लिए है। देखिए 2 प्रकार की स्कूटी योजनाएं हैं। पहली स्कूटी योजना है देवनारायण स्कूटी, तो वो सिर्फ SBC के लिए है, और कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना ये जो है वो किसके लिए है, सभी वर्गों के लिए। और दोनों को मिलाकर सरकार जो है वो 20,000 स्कूटी वितरण का लक्ष्य रखा गया। 20,000 स्कूटी वितरण का जो है वो लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है, ये बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करती है। विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री को B.Ed संबल योजना, इसके तहत सरकार जो है जो विधवा और परित्यक्त छात्र दिव्यांग हैं उनको अलग से छात्रवृत्ति प्रदान करती है। तो ये इतना कोई विशेष नहीं है। अब है RISF का गठन। RISF का गठन देखिए जैसे CISF होता है, CISF होता है, उसी तरह से सेंट्रल इंडस्ट्री सर्विस फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, उसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल की 3 बटालियन, ठीक है, कौन कौन सी, 15, 16 और 17वीं बटालियन जो है वो बनाई जा रही है और उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव अभी तैयार कर लिए। अगली है दुर्घटना में कमी लाने के लिए पुरस्कार योजना। राज्य में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिलों को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले 3 सर्वश्रेष्ठ जिलों को इसके तहत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए जो जिले जिनमें सड़क दुर्घटना जो है, दुर्घटना में मृत्यु जो है, दुर्घटना में मृत्यु न्यूनतम है, उन 3 जिलों को सरकार जो है वो पारितोषिक इनाम देकर जो है वो क्या किया जाता है, उनको हौसला अफजाई उनकी की जाती है। इसके अलावा जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि किसी गंभीर और घायल व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसको कोई समय पे अस्पताल पहुंचाता है तो उस भले आदमी को सरकार 5,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना, इसमें क्या है कि 2021-22 के बजट की घोषणा है, और यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसका जीवन बचाने में योगदान प्रदान करता है तो उसको सरकार बिना उसकी पहचान जाने उसको 5,000 रुपए जो है वो देने की स्कीम ये है। ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना वर्ष 2021 में राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्गों पर ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। देखिए सिर्फ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे दोनों जगह पे क्या किया जाएगा, ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना की जाएगी ताकि दुर्घटनाओं में और दुर्घटनाओं से होने वाली जो जनहानि है उसमें कुछ कमी लाई जा सके। और इसके साथ साथ सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाने का भी निर्णय लिया है। इसमें क्या होता है कि वह कौन से उपाय हैं, किस तरह से जो है वो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है, किस तरह दुर्घटनाएं जो है उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। बस ये है ये
सुझावों का जो है इसमें प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अगला है अपना जोधपुर डिजी फेस्ट 2022। जोधपुर डिजी फेस्ट 2022। डिजी फेस्ट की फुल फॉर्म है डिजिटल फेस्टिवल। डिजिटल फेस्टिवल डिजिटल क्रांति के नवाचारों का जोधपुर में भव्य नजारा। जोधपुर जॉब फेयर में युवाओं को मिली नौकरियां। तो देखिए जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कहां पे हुआ, जोधपुर में हुआ, और कब हुआ, 11 से 13 नवंबर। गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके अंदर ये आयोजन किया गया 11 से 13 नवंबर को जोधपुर डिजी फेस्ट। जोधपुर डिजी फेस्ट का आयोजन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया गया 11 से 13 नवंबर को। कुछ देखते हैं। डिजिटल राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने और युवा प्रतिभाओं के नवाचारों को मंच देने के लिए। देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि जो डिजिटल राजस्थान की जो परिकल्पना है उसको साकार किया जाए, और यदि युवाओं के द्वारा जो प्रतिभाएं हैं, जो युवा प्रतिभाएं हैं, उन्होंने कोई इनोवेशन किए हैं, नवाचार किए हैं, उनको मंच प्रदान करने के लिए, उनको रोजगार के अवसर दिलाने के लिए, और मजबूत इरादों के साथ 3 दिन का यानी 11 से 13 नवंबर 2022 का ये डिजी फेस्ट 2022 आयोजन किया गया। ये जो है वो राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल रही, और जयपुर के बाद में जोधपुर डिजी फेस्ट भी नवाचारों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। तो पहला कहाँ हुआ था आपको ये याद रखना है, जयपुर में। पहला डिजी फेस्ट जयपुर में, और उसके बाद में कहाँ पे हुआ, जोधपुर में। और दोनों ही स्थान पे जो युवा लोग, जो युवा हैं जिन्होंने आईटी के सेक्टर में इनोवेशन किया, नवाचार किए, उनको मंच इसके माध्यम से प्रदान किया गया। और इसी जगह एक नीति का विमोचन किया गया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन जनवरी वाले विशेषांक में इसको पढ़ रहे हैं। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022। मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने डिजी फेस्ट के समापन समारोह में राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया। यानी आपको ये पूछा जा सकता है कि स्टार्टअप पॉलिसी कहाँ लॉन्च की गई, तो वो जोधपुर में की गई, ना कि जयपुर में। ठीक है, इस नीति से प्रदेश के स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, जो स्टार्टअप लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और निवेश क्षेत्र में भी विस्तार होगा, और इससे SC ST वर्ग सहित हर विशेष वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। देखिए स्टार्टअप पॉलिसी को हम अगले वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं, तो हम यहाँ इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा कि पाली और जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। इसमें एक तो स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की गई डिजी फेस्ट में, एक पाली और जोधपुर के अंदर जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर का जो है वो लोकार्पण किया गया। तो सितंबर का अपना अंक है, सितंबर 2022 का जो वीडियो है उसके अंदर हमने डिटेल से पढ़ा कि इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है, कहाँ कहाँ सारी चीजें। राजस्थान में कुल 8 सेंटर है। इंक्यूबेशन सेंटर की अगर संख्या की हम बात करें तो राजस्थान में कुल सेंटरों की संख्या कितनी है, 8 है। और कहाँ कहाँ है, सभी संभाग मुख्यालयों पे है, तो 7 तो हो गए, 1 है चूरू। तो राजस्थान में इंक्यूबेशन सेंटरों की संख्या कितनी है, 8 है। तो 7 तो संभागों पे हो गए और 1 चूरू में। इसके साथ साथ एक और शुरुआत की गई राजस्थान डिजिटल याद। तकनीकी के कारण लोगों के जीवन में आए बदलाव के कारणों को जानने हेतु संवाद किया गया। देखिए 3 चीजें इसमें की गई, एक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की गई, एक पाली और जोधपुर में इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया, और उसके साथ साथ राजस्थान डिजिटल यात्रा, इसकी शुरुआत यहाँ से की गई। इसमें डिजिटल यात्रा में क्या हुआ कि तकनीकी के कारण लोगों के जीवन में जो चेंजेस आए, लोगों के जीवन में जो बदलाव आए, उन बदलावों से संबंधित जानकारी लेने के लिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, उन सारी चीजों के लिए लोगों के साथ बातचीत इसके तहत की गई। तो ये डिजी फेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैंने कहा था बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है, राजस्थान की वेरी मोस्ट और फ्लैगशिप स्कीम है ये। राजस्थान की जो फ्लैगशिप स्कीम है उस फ्लैगशिप स्कीम के तहत ये योजना आ रही है। ठीक है, देखिए इस योजना का मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो हुआ है, उस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो 4th था
उसमें राजस्थान में मात्र 19% जो है वो चिकित्सा कवरेज था। चिकित्सा कवरेज जो है वो मात्र कितना था, 19% था। लेकिन जो 5 हुआ, उस 5 में इस योजना के कारण राजस्थान में चिकित्सा कवरेज बढ़ के कितना हो गया, 88% हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि फोर्थ में जो NHF नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फोर्थ में 19% रहा था, और राजस्थान का जो रैंकिंग थी वो 23वीं रैंकिंग थी। लेकिन 88% के राजस्थान के साथ राजस्थान जो है मात्र इस योजना के कारण फर्स्ट नंबर पे आ गया। और अब राजस्थान की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, प्रथम है, प्रथम स्थान पे राजस्थान इसके तहत आ गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। सबसे पहले कुछ डेटा है कि 27 लाख से ज्यादा लाभार्थी इसके अंतर्गत आ गए, 27 लाख से अधिक लाभार्थी इसमें जुड़ चुके हैं। और 3195 करोड़ रुपए, 3195 करोड़ रुपए का अनुदान राशि जो है वो इसमें अभी तक खर्च हो चुकी है इस योजना के तहत। सबसे पहले योजना के परिचय की बात हम करेंगे तो 1 मई 2021 से इसको प्रारंभ किया गया था। शॉर्ट में हम लेते हैं, सरकार ने 21-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करी थी और 1 मई 2021 से इस योजना को शुरू किया गया। जब योजना शुरू की गई तो उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को प्रदान किया गया था, और इसको 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन तक का चिकित्सीय खर्च इस योजना में कवर है। महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही शॉर्ट में आपको इसको समझना है। 1 मई 2021 से शुरू हुई, तब 5 लाख रुपए का इसमें मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2022 से सरकार ने इसको बढ़ाया और बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख रुपए कर दिया। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद, अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जो चिकित्सीय खर्चा है वो इस योजना में प्राप्त या प्रदान किया जाता है। अब सरकार ने कहा कि कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें 10 लाख से ज्यादा का उपचार भी जरूरी होता है। तो सरकार ने कहा कि 10 लाख से ज्यादा का उपचार भी सरकार वहन करेगी। कौन कौन सी में, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, घुटना व कूल्हा प्रत्यारोपण। ठीक है, ये वो चीजें हैं, बोन कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मेरो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इनमें 10 लाख से ज्यादा खर्च आता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल 10 लाख रुपए की सीमा को ट्रांसप्लांट के लिए उपयोग में नहीं गिना जाएगा। यानी ये जो सारी चीजें हैं वो इसके उपयोग में नहीं गिनी जाएंगी, और इन सबको भी इस योजना के तहत फ्री किया जाएगा। यानी 10 लाख से अधिक की राशि भी की आवश्यकता पड़ने पर भी राज्य सरकार ट्रस्ट मोड पर अतिरिक्त राशि वहन कर योजना में लाभार्थी को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएगी। यानी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कराता है, कोक्लियर इम्प्लांट कराता है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा राशि भी लग रही है तो भी सरकार जो है वो उस राशि को, चाहे वो 10 लगे चाहे 15 लगे, सरकार संपूर्ण रूप से निःशुल्क इलाज उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, इसके तहत बीमारियों के उपचार के लिए 1633 पैकेजेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। महत्वपूर्ण डेटा है, कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे पिछली बार RSMT में पूछा गया था, उस टाइम 1576 थे, फिर 979 हो गए थे, तो इस पे काफी वो बहस भी हुई थी। तो 1633 प्रकार के प्रोसीजर और पैकेजेज इसमें उपलब्ध हैं। 899 निजी और 834 सरकारी अस्पताल इससे जुड़े हैं। 899 निजी और 834 सरकारी अस्पताल उनसे जुड़े हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी और शिकायत के लिए 181 पे इसमें कॉल किया जाता है। तो कुल प्रोसीजर और पैकेज की हम बात करें तो 1633 है, और अगर हम अस्पताल की बात करें कि अस्पताल कितने हैं, तो 1733 अस्पताल इसके अंदर काउंट है, जिसमें 899 निजी है और 834 सरकारी अस्पताल। फिर अगर आगे हम चलते हैं कि सरकार ने पंजीकृत परिवारों को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी, यानी जो परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, उसको साथ यदि कोई उसके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए तक का बीमा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।
कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा स्वास्थ्य योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटना में होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसमें इस योजना में सरकार जो है वो क्या कर रही है कि बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का जो है वो बीमा फ्री है, 5 लाख रुपए तक की आर्थिक संबल आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये था मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अपनी अगली स्कीम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना देखिए ईयूआरओ में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग की है। तो सबसे पहले तो इसकी टैगलाइन की हम बात करेंगे, कोई भूखा न सोए। इसका जो संकल्प है टैगलाइन है वो है कोई भूखा न सोए। इस संकल्प के साथ ये योजना जो है वो शुरुआत की गई है। तो देखते हैं क्या है इस योजना में। कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ 20 अगस्त 2022 से, सबसे पहले आपको तारीख याद रखनी है कब से शुरू की गई, 20 अगस्त 2022 से 213 नगरीय निकायों में 358 इंदिरा रसोई योजनाओं की शुरुआत की गई थी। 213 नगरीय निकायों में इस योजना की शुरुआत की गई थी और उस समय कितनी थी, 358 जो है वो इंदिरा रसोई योजना उस समय संचालित थी। और वर्तमान में ये जो तादाद है वो बढ़ के कितनी होगी, 951 यहाँ लिखी है, वर्तमान में है 957। आप 957 को ही रीड करें क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं इस चीज को कि वर्तमान में इंदिरा रसोई की संख्या कितनी है, 957 पहुंच चुकी है और बहुत जल्द इसको 1000 तक ले जाया जाएगा। अब ये जो योजना है इस योजना में 13 करोड़ 80 लाख भोजन की थालियां हर साल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाती है। मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि इस योजना के अंदर सरकार के द्वारा जो है वो एक साल में लगभग 13 करोड़ 80 लाख जो भोजन की थालियां हैं वो पहुंचाई जा रही है। अब इसमें मेन क्या है, इसमें यह है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंदिरा रसोई में सब लोगों के लिए सम्मान पूर्वक बैठकर भोजन करने की व्यवस्था की गई है कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए बैठ के भोजन की व्यवस्था इस योजना में की गई है। इसके साथ साथ देखिए क्या है, इसके मेन्यू में क्या है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार। 4 प्रकार की 4 चीजें इसमें दी जाती है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार इस योजना में दिया जाता है। शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इसमें खाना दिया जाता है। अगर सुबह की बात करें तो 8 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 से लेकर रात 8 तक, 5 से 8 तक जो है वो इस योजना में खाना, 2 बार इसमें खाना दिया जाता है, 8 से 1 और शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक इस योजना में खाना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में सरकार हर थाली पे 12 रुपए का अनुदान पहले देती थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से बढ़ाकर इसको कितना कर दिया, 17 रुपए कर दिया और इससे सरकार पे 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले सरकार के द्वारा 12 रुपए का अनुदान दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इस अनुदान को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 17 रुपए प्रति थाली कर दिया गया और 100 करोड़ का प्रावधान इसके लिए किया गया है। 8 रुपए में जो है वो सबको इसमें भोजन दिया जाता है, मात्र 8 रुपए में भोजन की व्यवस्था इसमें की जाती है। अगली है योजना है अपनी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, जैसे हमने पीछे बात करी थी, किसानों की सच्ची मित्र राजस्थान सरकार, लाखों किसानों का बिजली बिल हुआ शून्य। मतलब इस योजना के तहत बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका जो बिजली का बिल है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। उसका कारण क्या है, इस योजना के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो किसानों पर बिजली का बोझ को कम करना सबसे महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य है। योजना की मदद से अनुदान की राशि प्रदान कर किसानों पर भरपूर बिजली पहुंचाई जा रही है।
मतलब इस योजना में क्या है कि प्रतिमाह अधिकतम 1,000 रुपए और प्रतिवर्ष 12,000 रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया। या किसान जो है उनको प्रतिमाह 1,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है, तो हर साल में अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत प्रदान किया जाता है। फ्लैट अब किसको मिलता है? फ्लैट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के साथ ही मीटर चालू अथवा बंद होने की स्थिति में भी योजना का लाभ दे। फ्लैट श्रेणी के जो कृषि उपभोक्ता उनको तो मिलता है, लेकिन यदि उनका मीटर चालू या बंद है, किसी भी स्थिति में है, तो भी उनको 1,000 रुपए का अनुदान प्राप्त होता है। प्रदेश के सभी किसान उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मई 2021 के विद्युत बिल से मिल रहा है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये लाभ कब से शुरू हुआ? मई 2021 का जो विद्युत बिल है उससे इस योजना के तहत ये लाभ प्रदान किया जा रहा है। प्रतिमाह 1,000 रुपए कम होने की स्थिति में शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीने में कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी किसान का बिजली का बिल 500 रुपए ही हो रहा है और सरकार को कितना देना है? 1,000 देना है, तो 500 रुपए सरकार जो है वो अगले साल में इसको जोड़ देगी और सॉरी अगले माह में जोड़ देगी। एक साल में अधिकतम 12,000 का भुगतान उसको किया जाएगा। यानी आपका बिल कम आ रहा है तो अगले साल उसको अगली माह में उसको जोड़ दिया जाएगा, यानी वो लैप्स नहीं होगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि लगभग 7.70 लाख किसान ऐसे हैं जिनका बिजली बिल जो है वो क्या हो गया? शून्य हो गया। कर्मचारी और आयकर दाता जो है वो इस योजना के तहत पात्र नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी है, ये जो इनकम टैक्स देते हैं, उनको ये फायदा नहीं मिल रहा है। 1450 करोड़ रुपए का अनुदान जो है इसका प्रावधान इस योजना में किया गया। और इस योजना की महत्वपूर्णता इससे साबित हो जाती है कि सरकार ने इसको फ्लैगशिप योजनाओं में भी शामिल किया है। सरकार ने इसको अपनी फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत भी शामिल किया है। अब है समाज के हर तबके का सहारा बनी पेंशन योजना। देखिए राज्य सरकार के द्वारा जो पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है, किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। उन पेंशन योजनाओं की हम यहाँ पे बात करेंगे और एक चार्ट के माध्यम से हम बड़ी ही शानदार तरीके से इसको देखेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं संचालित की रखी है और उनका क्या क्या जो है वो बेनिफिट लोग उठा रहे हैं, क्या क्या लोगों को फायदा उसके है। देखिए राज्य पेंशन योजना की हम बात करें, सबसे पहले है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। पहली योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। किसको मिलता है? तो पात्रता की अगर आयु की हम बात करें तो 55 वर्ष से अधिक आयु की तो महिला और 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष। देखिए मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की हम बात करेंगे तो 55 साल की से अधिक महिला और 58 साल से अधिक पुरुष जो है वो इस योजना के तहत पात्र हैं। अब सबसे बड़ी चीज है कि उनकी जो वार्षिक आय है वो 48,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 48,000 तक है तो वो पात्र है। अब उनको क्या लाभ किस तरह से मिलता है? 75 वर्ष से कम है तो 750 रुपए और 75 वर्ष से अधिक है तो 1,000 रुपए की राशि उसमें दी जाती है। ये देखो छोटी सी चीज है और आपको ध्यान होगा RS 2021 का जो मेंस है उस मेंस में डायरेक्ट यहाँ से यही क्वेश्चन आया था कि राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धजन पेंशन योजना की जो है उसकी पात्रता बताइए। तो 3 चीजें हैं, पहली आयु की पात्रता है, ठीक है, दूसरी है आय की और तीसरा है उसके तहत उनको क्या दिया जा रहा है। तो 55 साल की महिला और 58 साल का पुरुष पात्र है, 48,000 से कम आय होनी चाहिए और 75 साल तक की उम्र तक 750 मिल रहा है और अगर 75 साल से ज्यादा है तो फिर उनको कितने रुपए मिल रहा है? 1,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। ठीक है, ये पहली स्कीम थी। अगली सेकंड स्कीम में हम चलते हैं मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना, तो इसके तहत 18 वर्ष व अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला, ऐसी महिला जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है और वो या तो विधवा है या तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, वो इस योजना के तहत पात्रता रखती है और इनकम जो है वो वही कितनी है? 48,000 है। क्योंकि 18 साल से कम की आयु जो में अगर कोई इस कैटेगरी में आती है तो वो बाल विवाह माना जाता है, इसलिए वो उसकी पात्रता नहीं रखती। अभी इसमें देखो जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है कि 18 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 55 वर्ष तक की आयु है तो सरकार के द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? 500 रुपए दिए। 18 से लेकर 55 साल की उम्र तक कितने रुपए दिए जाते हैं? 500 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन 55 वर्ष या उससे अधिक है लेकिन 60 तक है, 55 से 60 तक है
तो 750 रुपये दिए जाते हैं। 60 से अधिक है लेकिन 75 से कम है तो 1000 रुपये दिए जाते हैं, और 75 वर्ष से अधिक है तो फिर 1500 रुपये दिए जाते हैं। तो 4 प्रकार की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। 18 से 55 यानी 55 साल से कम है तो 500 रुपये दिए जाएंगे, 55 से 60 के बीच में है तो 750 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 60 से 75 तक है तो 1000 रुपये दिए जाएंगे, और अगर 75 वर्ष से अधिक उम्र है तो फिर 1500 रुपये की राशि इसमें प्रदान की जाती है। अगली है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना में किसी भी आयु का, देखिए यहाँ आयु का कोई बंधन नहीं है, आयु का कोई बंधन नहीं है, चाहे कितनी भी उम्र का हो। विशेष योग्यजन जिसकी निःशक्तता 40% हो या उससे अधिक, 40% या अबव डिसेबल होना चाहिए वो। अगर प्राकृतिक रूप से जो बोने हैं उनकी 3 फीट 6 इंच से कम हाइट हो, या फिर कोई हिजड़ापन से ग्रसित हो। 3 प्रकार की श्रेणियां इसमें आती है। किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी 40% से अधिक निःशक्तता हो। अगर बोने व्यक्ति की हम बात करें तो सरकार ने माना 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 फीट का व्यक्ति हो, और या फिर कोई व्यक्ति हिजड़ापन से ग्रसित हो। तो ये जो 3 कैटेगरी है, उन 3 कैटेगरी के लोगों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पात्रता प्रदान की गई है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 60,000 रुपए से अधिक उनकी जो आय है वो 60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। समस्त स्रोतों से परिवार की जो वार्षिक आय, ये जो है वो वार्षिक आय की हम गणना बात कर रहे हैं यहाँ पे, वार्षिक आय जो है वो 60,000 से ज्यादा नहीं हो। अब उनको क्या मिलता है, कितने पैसे मिलते हैं कि 55 वर्ष से कम आयु की महिला और 58 से कम का पुरुष है तो पैसे मिलेंगे 750 रुपए। अगर कोई महिला 55 वर्ष से कम उम्र की है और 58 साल से कम उम्र का पुरुष है तो उसको 750 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। 55 वर्ष अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष और अधिक आयु का पुरुष, लेकिन यदि वो 75 से कम है तो उनको 1000 रुपए दिए जाते हैं। देखिए 55 वही वृद्धावस्था वाली स्कीम इसमें लागू हो रही है कि 55 महिला और 58 पुरुष है, उससे कम है तो सरकार 750 रुपए दे रही है। लेकिन यदि 55 से 75 के बीच में है तो उनको 1000 रुपए दे रही है। 75 से अधिक है तो फिर उनको 1250 रुपए प्रदान किए जाते हैं। 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो लाभार्थी हैं उनको 1250 रुपए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन एक चीज आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से मुक्त ग्रसित है या फिर अभी वर्तमान में मुक्त हो गया तो ऐसे लोगों को सभी को 1500 रुपए दिए जाते हैं। उन सभी को, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, उसमें फिर उम्र की गणना नहीं होती। अगर कोई कुष्ठ रोग से ग्रसित था या है या फिर वर्तमान में मुक्त भी हो गया तो भी उसको 1500 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है। तो ये थी मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अगली है लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना। तो इसके लिए वही सारी चीजें क्राइटेरिया रखती है जो मुख्यमंत्री वृद्धजन, ये इस योजना की जो स्कीम्स है ना वो सारी यहाँ पे लागू हो रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 55 वर्ष और अधिक आयु की महिला, जो अपने यहाँ भी बात करी थी, 58 वर्ष और अधिक आयु का पुरुष इसमें पात्रता रखते हैं। इसके अलावा लघु और सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र इतने के तहत, मतलब इस फॉर्मेट में जो लघु और सीमांत कृषक की परिभाषा है उसके तहत अगर कोई लघु सीमांत कृषक है और ये आयु रखता है तो फिर उसको, अगर वो 75 साल से कम है तो 750 रुपए और 75 वर्ष से अधिक है तो 1000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो ये जो है ना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित, ये सारी की सारी राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ये योजनाएं हैं जो लोगों के लिए पेंशन का कार्य करती है, पेंशन स्कीम्स है। अगला है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। हमने पहले काफी डिटेल में डिस्कस इस पे किया था कि ये योजना जो है वो मनरेगा की तरफ पे शुरू की गई है। मनरेगा कहाँ चलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर है। 100 दिवस का रोजगार, कितने दिन का? 100 डेज का रोजगार इस योजना के तहत सरकार द्वारा देना सुनिश्चित किया गया। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। शहरी रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पे शुरू की गई है। इसमें वही 100 दिवस की गारंटी शुदा रोजगार सुनिश्चित किया गया। ठीक है। अब इसकी अगर हम पात्रता की बात करें तो इसमें प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष के, देखिए
पात्र वो व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है और 60 वर्ष से अधिक नहीं है। कि 18 से 60 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो इसकी पात्रता रखते हैं। इस उम्र तक के लोग इसके लिए पात्र हैं, उसके बाद में पात्र नहीं है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मनरेगा ये एक ऐसी स्कीम है, नरेगा की अगर हम बात करें तो उसमें नरेगा में ऊपरी आयु की कोई सीमा नहीं है। 18 वर्ष तो है न्यूनतम, लेकिन अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसकी सीमा रखी है कि 18 से 60 वर्ष की उम्र के सदस्य जो इस योजना में पंजीकृत हैं वो इसके लिए पात्र हैं। और जन आधार एक अपना जो दस्तावेज है जन आधार, उसको इसमें बेस बनाया गया। इसके आधार पर जो है वो परिवार का नामांकन इसमें किया जाता है और जॉब कार्ड बनाया जाता है। परिवार के नामांकन के लिए किसका आधार बनाया गया? जन आधार को बनाया गया। अब इसमें कौन कौन से कार्य अनुमत है, पीछे हमने काफी डिटेल में बात की है। पर्यावरण संरक्षण के कार्य हैं, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्य हैं, उद्यान संधारण यानी गार्डन लगाना, फुटपाथ, डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने और उनका संधारण करने का काम भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा नगरीय निकायों, वन, उद्यानिकी व कृषि विभाग के अधीन नर्सरी में पौधे तैयार करने का काम इसमें किया जाता है। शमशान व कब्रिस्तान में सफाई और वृक्षारोपण संबंधित काम इसमें किए जाते हैं। उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित काम भी इसमें होता है और फॉरेस्ट्री वानिकी से रिलेटेड काम भी इसमें होते हैं। यानी श्रम आधारित कार्य, जैसा आपने यहाँ देखा ना कि श्रम आधारित ये जो योजना है, उस योजना का उद्देश्य कोई परिसंपत्ति निर्माण नहीं है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, रोजगार प्रोवाइड करवाना है। तो इसके अंदर जो काम ले जाएंगे वो श्रम आधारित कार्य ले जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लेबर इसमें कंज्यूम की जा सके। नेक्स्ट में हम लेते हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। काफी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। खेलो राजस्थान, बड़ो राजस्थान के मुख्य संकल्प के साथ ये शुरू किया गया। और जैसे कि हमने पहले भी इसमें बात करी है कि लगभग 30 लाख लोगों ने इसमें भाग लिया था। 30 लाख के पार इसमें लोगों ने भाग लिया और इसमें 20 लाख जो है वो तो पुरुष है, 20 लाख तो पुरुष और 10 लाख इसमें महिलाएं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। गहलोत सरकार ने बजट घोषणा 21-22 में इसके लिए घोषणा करी थी और घोषणा क्रमांक 62 के अनुपालनामे जारी किए गए। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? ग्राम स्तर पर जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको खोजकर आगे लाना और राज्य खेलों की तर्ज पर ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, मतलब 4 स्तर इसके थे। टोटल स्तर इसके कितने थे? 4 स्तर थे। सबसे पहले ये आयोजन हुए ग्राम पंचायत स्तर पे। ग्राम पंचायत के बाद में ये आयोजन हुए ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद में हुए जिले पे और उसके बाद में ये आयोजन हुए राज्य पे। तो 4 स्तरों पे जो है ये आयोजन हुए और 6 खेल इसके अंतर्गत, 6 प्रकार के जो खेल हैं वो उनका इसके अंतर्गत शामिल किया गया। 29 अगस्त से 19 सितंबर 2022 तक 6 खेल कौन कौन से? कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी बालक और बालिका वर्ग के लिए। इसके अलावा खो खो, खो खो एकमात्र ऐसा खेल था जो बालिका, इसमें देखिए ये ध्यान रखना अपने को, खो खो का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि खो खो जो है वो सिर्फ किन के लिए था? बालिकाओं के लिए, बालिका वर्ग के लिए ही था खो खो, बाकी सबके लिए नहीं था। तो खो खो का इसमें बालिका वर्ग के लिए खो खो का इसमें यूज किया गया, ठीक है। इसके अलावा शूटिंग बॉल। तो इस तरह से टोटल 6 प्रकार के खेल हैं वो इस योजना में कंप्लीट किए गए, खेले गए। आगे हम थोड़ा देखते हैं कि इस योजना में 30 लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, यानी इतना बड़ा जो खेल आयोजन है वो कभी नहीं हुआ तो उसको उसमें दर्ज किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सरकार के द्वारा 40 करोड़ का बजट इसमें स्वीकृत किया गया था। सबसे पहले हम बात करें ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का आयोजन 29 अगस्त से 1 सितंबर तक, ठीक है। 29 अगस्त को शुरू है और 1 सितंबर तक ये चला, जिसमें 2.68 लाख से अधिक टीमों ने भाग लिया। ये डेटा याद रखना है। ग्राम पंचायत स्तरीय जो आयोजन हुआ
उसमें जो टीमें भाग ली उनकी संख्या कितनी थी? 2.68 लाख। अब ब्लॉक स्तरीय की अगर हम बात करें तो 12 सितंबर से 15 सितंबर 2022 तक ये चला 3 दिन, और इसमें राज्य की पंचायत समिति में किया गया और लगभग 47,000 टीमों ने इसमें भाग लिया। देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2.68 लाख टीमें थी और राज्य स्तर पर सॉरी ब्लॉक स्तर पर 47,000 टीमों में भाग लिया, जिसमें 5.5 लाख खिलाड़ी इसमें शामिल है। जो 47,000 टीमें थी वो खिलाड़ियों की संख्या थी 5.5। इसके बाद में जिला स्तरीय प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजन किया गया, जिसमें 3127 टीमों ने भाग लिया। देखो वहां 47,000 थी, यहाँ 3127 टीमें थी और वहां 5.5 लाख खिलाड़ी थे, यहाँ हो गए 34,700। और राज्य स्तरीय जो खेल है उनका आयोजन हुआ 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 को। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम, ये महत्वपूर्ण खेल आयोजन किए गए। ठीक है, अगला है सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल की गई है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तो ये कहाँ बनेंगे? प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम निर्मित करने के लिए जैसे एमएलए, जैसे इसमें क्या हो कि एमएलए है, सांसद है, निधि है, जनप्रतिनिधि है, जन सहयोग है, सीएसआर है, इसके माध्यम से जितनी राशि दी जाएगी उतनी की उतनी राशि जो है उसकी अनुशंसा जो है वो किसके द्वारा की जाएगी? सरकार के। यानी मान लीजिए अगर 50 लाख का काम है तो 25 लाख रुपए अगर वहां से आ रहा है तो 25 लाख रुपए की राशि किसके द्वारा की जाएगी? राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें प्रदान की जाएगी। 25 लाख राशि राजस्थान सरकार दे, मतलब जितनी जन सहयोग से, विधायक से, एमएलए से, एमपी लेड से, जहां से भी जितनी राशि आप लाओगे उतनी की उतनी राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और ब्लॉक लेवल पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार और उन्नयन कराया जाएगा। जोधपुर का जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय उसका विस्तार करने की बात भी इसमें उन्होंने की है। और राजस्थान राज्य खेल संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, और उसका उन्नयन करके राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, राजस्थान कहाँ पे की गई है? जोधपुर में। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की गई है? जोधपुर में की गई, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर में ही 10 करोड़ रुपए की लागत से रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया गया है। देखिए इससे पहले ये सेंटर जयपुर में भी बना हुआ है। तो राजस्थान में दो जो है राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए, एक जयपुर में और दूसरा कहाँ पे है? जोधपुर में। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगला है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमी। देखिए पिछली बार आरएस 2018 जो था उसमें मेंस में भी ये पूछा गया था अकादमी के बारे में, और वहां अपना अलग से एक टॉपिक है पूरा खेल एवं योगा का। तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की 21 अकादमियां संचालित है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अपने टोटल जो अकादमियों की संख्या वो कितनी है? 21 है। इसमें डूंगरपुर जो नई जो मोस्ट है उनको यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सभी की लिस्ट सूची यहाँ लगी हुई है। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी, जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की गई है। इसके अलावा राजगढ़ सादुलपुर चूरू में कबड्डी एकेडमी की शुरुआत की है। और ये जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है इनकी जो अध्यक्ष है वो ओलंपियन अर्जुन अवार्डी पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया है। सबसे महत्वपूर्ण याद रखना आपको कि टोटल अकादमियां कितनी है? तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की टोटल जो है वो 21 अकादमियां हैं और इसकी जो अध्यक्ष हैं वो पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया है। आगे पूरे सबके नाम दिए गए हैं, जैसे हैंडबॉल एकेडमी जैसलमेर में है, तीरंदाजी अकेडमी बालकों की डूंगरपुर में है, बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू में है, आवासीय खेल स्कूल जयपुर में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो अपने को यहाँ पे दी हुई है। तो साथियों ये था अपना सुजस का पार्ट 2। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला वीडियो लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।